हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी फेज़ 1 जो हमारी थी शेपिंग के बारे में। ठीक है, जो कि थी हमारी ग्लाइड पाथ डिटर्मिनेशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फेज़ 2 जो कि हमारी कोरोनल प्री इनलार्जमेंट। तो कोरोनल प्री इनलार्जमेंट में क्या होता है ना, तो इसको समझने के लिए जो हमारी रूट कैनाल है वो समझ लेते हैं। तो रूट कैनाल जो है हमारी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होती है कोरोनल थर्ड, एक होती है मिडल थर्ड, और होगी हमारी अपाइकल थर्ड। इसका क्या मतलब है, ये मान लो हमारा क्राउन है, ठीक है, ये हमारे नीचे रूट है, ये सीजे है हमारा। तो ये जो रूट कैनाल है, रूट कैनाल का ये वाला जो पार्ट होगा ये वो कोरोनल थर्ड, ये मिडल थर्ड और ये फिर ये अपाइकल थर्ड। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसको अपाइकल बोलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कोरोनल हो गया ऊपर का पार्ट, बीच वाला पार्ट मिडल हो गया और ये नीचे अपाइकल हो गया। ठीक है, तो कोरोनल प्री इनलार्जमेंट में क्या करेंगे, जो हमारा कोरोनल थर्ड वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे कैनाल ओरिफाइस प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसके साथ में जो नीचे का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको हम इनलार्ज करेंगे। यानी कि जो हमारा कोरोनल थर्ड पार्ट है रूट कैनाल का, उसको हम इनलार्ज करेंगे। ठीक है, और ये हमें करना होता है बिफोर मेजरिंग वर्किंग लेंथ। जो मेजरिंग वर्किंग लेंथ वाला जो हमारा फेज़ है वो फेज़ 3 है। ठीक है, तो उससे पहले हमें फेज़ 2 में कोरोनल प्री इनलार्जमेंट करना है। ठीक है, तो इसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों करते हैं ये। इसका पर्पज़ ये है कि जो हम इससे क्या होता है ना कि जो हमारे नीचे की जो फाइल्स हम डालेंगे बाद में इंसर्ट करेंगे ग्लाइड कर सकें। ठीक है, इजीली हम उसको इंसर्ट कर पाएँ। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या होता है, रूट कैनाल में ना हमारे मल्टीपल कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो हम अगर कोरोनल पार्ट को पहले से ही वाइडन कर देंगे तो हमारा टॉर्जनल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो जो हमारी फाइल्स हैं वो स्मूथली अपाइकल पार्ट तक जा पाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो कोरोनल पार्ट होता है ना, सबसे ज़्यादा टिश्यू और पल्प जो हमारा पल्प टिश्यू है और जो डेब्रिस है हमारा, वो हमारा कोरोनल थर्ड में प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसको वाइडन कर रहे होंगे तो क्या होगा कि ये जो पहले ही मतलब ये सारा जो पार्ट है पल्प टिश्यू और डेब्रिस है वो हम इसको पहले ही निकाल देंगे। ठीक है, तो जो डेब्रिस है वो अपाइकल एरिया में पुश नहीं होगा। ठीक है, और अपाइकल एक्सट्रूजन जो है यानी कि पेरी एपेक्स में डेब्रिस वगैरह नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, बाद में कोई पोस्ट ऑब्जर्वेशन पेन वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा हमें एक्यूरेट वर्किंग लेंथ मेजरमेंट भी मिल पाती है इससे, क्योंकि मेनली जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है कोरोनल थर्ड वाला पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो पाथवे क्लियर हो गया तो हम आसानी से वर्किंग लेंथ मेजर कर पाएंगे। अब इसको करते कैसे हैं, तो पहले तो यूज़ होती थी हमारी गेट्स ग्लिडन ड्रिल्स। ठीक है, स्टेनलेस स्टील की होती थी और साथ में स्लो स्पीड। लेकिन अब ये रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका जो शाफ्ट होता है वो काफ़ी स्टिफ होता है। ठीक है, तो परफोरेशन वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अब गेट्स ग्लिडन यूज़ नहीं करते। अब हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो करते हैं नाइट आई ओरिफाइस शेपर्स और इनलार्जर्स। ठीक है, हम ये बेसिकली यूज़ करते हैं आज की डेट में। क्यों, क्योंकि एक तो ये फ्लेक्सिबल है, बेसिक जो नाइट आई के जो फीचर्स थे वही सब हैं। फ्लेक्सिबल है, कैनाल कर्वेचर को फॉलो करते हैं और साथ में कंट्रोल्ड कटिंग करते हैं। ठीक है, ओरिफाइस के लगभग 2 से 3 mm अंदर तक जो है हमारा पार्ट उसी को ही इनलार्ज करते हैं, यानी कि कंट्रोल कटिंग करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाते। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल नोट हम देख लेते हैं। क्लिनिकल नोट ना कुछ 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 पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे बुक में बीच बीच में। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ना छोड़ना नहीं चाहता ज़्यादा लाइन्स। ठीक है, बुक की मैं एज इट इज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं उतना कवर कर दूँ बुक को। ठीक है, तो ऐसे ही बीच बीच में क्लिनिकल नोट्स बताता रहता हूँ इसलिए। तो जो क्लिनिकल नोट में लिखा हुआ है कि जो ओरिफाइस हैं उसको हमें सिर्फ कोरोनल थर्ड में, ओरिफाइस इनलार्जर्स जो हमारी नाइट आई जो ओरिफाइस इनलार्जर्स होते हैं उसको हम सिर्फ कोरोनल थर्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनको फोर्सफुली या डीपली हम नहीं पुश करेंगे। ठीक है, और ये साथ में ये लिखा हुआ है कि गेट्स ग्लिडन ड्रिल हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि उनका शाफ्ट रिजिड होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से परफोरेशन का रिस्क होता है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एडवांटेजेस देख लेते हैं हम क्या होती हैं। यानी कि हम कोरोनल प्री इनलार्जमेंट कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है। उससे क्या होगा ना, एक तो शेपिंग फाइल्स जो हैं वो कैनाल में प्रीमेच्योरली बाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरह से स्मूथ वर्किंग होगी हमारी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो कोरोनल डेब्रिस है वो पहले ही फ्लश आउट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेब्रिस जो है वो पाइकल रीजन में पुश नहीं होगा, मतलब वही सब रिपीट हो रही हैं।
फिर उसके बाद क्या होगा, अपाइकल कर्वेचर पे लोड भी कम होगा, ठीक है, और अपाइकल थर्ड को हम रेडियोग्राफिकली एक्यूरेटली जज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पोटेंशियल एडवांटेजेस। तो इसी के साथ हमारा हो गया फेज़ 2 कंप्लीट, ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। फेज़ 3 भी देख लेते हैं इसी लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक जो हमारा मेन टॉपिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर और इंगल्स, जो हमारा रेडियोग्राफिक मेथड है वर्किंग लेंथ मेजरमेंट के लिए इंगल्स जो मेथड है, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो फेज़ 2 में यही था। उसके बाद होता है फेज़ 3। तो फेज़ 3 होता है हमारा वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वर्किंग लेंथ क्या होती है। तो वर्किंग लेंथ में क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले तो हम लेते हैं कोरोनल रेफरेंस पॉइंट। अब कोरोनल रेफरेंस पॉइंट हमारा हो सकता है या तो कोई कस्प या फिर इंसाइजल एज, ठीक है। और अगर मान लो ये कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई कस्प या इंसाइजल एज प्रेजेंट नहीं है क्योंकि टीथ बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है, तो उस केस में हम ड्रिल करके एक मतलब कोई भी हमारा कोरोनल रेफरेंस पॉइंट बना लेंगे ड्रिल वगैरह करके, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कोरोनल पॉइंट। फिर होता है एक हमारा अपाइकल पॉइंट, और ये अपाइकल पॉइंट हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमारा वहाँ तक होता है जहाँ तक हमें ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करना है, यानी कि उसके बियॉन्ड हमें ऑब्जर्वेशन नहीं लेके जानी, और ये होता है हमारा अपाइकल कंस्ट्रक्शन तक, ठीक है। यानी कि ये होता है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ कैनाल, ठीक है। अपाइकल कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो हमारा होता है, अपाइकल कंस्ट्रक्शन पॉइंट हमारा होता है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ कैनाल। यानी कि अगर मान लो ये टूथ का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, और ये मान लो सी जे है, तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें, मान लो इस कस्प को हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, कोरोनल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसके बाद हम डीप जाएंगे, ठीक है, और ये कैनाल का जो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट होगा मान लो यहाँ होगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं होता, जो अपाइकल फोरामेन है उससे 0.5 से 0.75 mm ऊपर होता है, और ये मैंने बताया हुआ है एक्सेस कैविटी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगी ये हमारी होगी वर्किंग लेंथ, ठीक है। अब इसका कुछ एनाटॉमिकल कंसिडरेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो आइडियली हमारा जाना चाहिए CDJ तक, ठीक है, CDJ तक हमारा आइडियल प्रिपरेशन होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो CDJ है वो यूजुअली अपाइकल कंस्ट्रक्शन के ही पास होता है, CDJ इज नियर अपाइकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। CDJ रेडियोग्राफिक जो एपेक्स है हमारा उससे यूजुअली होता है 0.5 से 0.75 mm शॉर्ट, यानी कि अगर मान लो हमारा रेडियोग्राफिक एपेक्स यहाँ पे है तो इससे लगभग 0.5 से 0.75 mm शॉर्ट होगा हमारा, यानी कि उससे कोरोनल होगा हमारा जो हमारा CDJ है वो, ठीक है। और CDJ तक हम ये CDJ तक ही हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। तो यानी कि प्रिपरेशन एंड ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ तक होगी, लगभग 0.5 से 1 mm कोरोनल टू रेडियोग्राफिक एपेक्स, ठीक है। अब एक कटलर स्टडी भी है, एक कुडलर्स या कटलर जो भी है, ठीक है, बुक में दे रखे, इसका क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा अपाइकल फोरामेन होता है वो ना अक्सर एनाटॉमिकल एपेक्स पर नहीं खुलता, एनाटॉमिकल एपेक्स पर नहीं खुलता, ठीक है। लगभग उसमें 0.5 से लेके 3 mm का डेविएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ओल्डर पेशेंट्स में ना सीमेंटम डिपोजिशन होता जाता है, तो ओल्डर पेशेंट्स में और ज़्यादा डेविएशन देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है, ड्यू टू सीमेंटम डिपोजिशन, ठीक है। सॉरी। अब ये जो कुछ जो टर्मिनोलॉजी मैं बार बार बोल रहा हूँ ना उनको एक बार देख लो, जैसे कि एनाटॉमिकल एपेक्स। तो एनाटॉमिकल एपेक्स का क्या मतलब है, जो हमारी टूथ रूट है उसका जो मॉर्फोलॉजिकल टिप है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल एपेक्स। यानी कि जो अभी हमारी रूट है उसका जो मॉर्फोलॉजिकल टिप होगा ना, यानी कि बिल्कुल जो प्रोमिनेंट जो पार्ट, जैसे हम फिंगर से उसको टच करेंगे तो क्या होगा कि वह जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट जो होगा एक तरह से,
ठीक है, जो टिप होगी एकदम उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल एपेक्स। फिर रेडियोग्राफिक एपेक्स क्या होता है? रेडियोग्राफ पे जो हमें टिप देखने को मिलेगी, ठीक है, अपाइकल फोरामेन, ये होता है हमारा जो रूट कैनाल का मेन ओपनिंग होती है ना, वो होता है मेन ओपनिंग ऑफ रूट कैनाल, ठीक है। और ये ना हमेशा इसेंट्रिक नहीं, अक्सर इसेंट्रिक होता है, मतलब जो एनाटॉमिकल एपेक्स है जरूरी नहीं कि वहीं पे अपाइकल फोरामेन प्रेजेंट हो, उससे इसेंट्रिक होता है रूट कैनाल, ठीक है। उसके बाद है हमारा अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन। अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? ये होता है कैनाल का सबसे नैरो पार्ट। और फिर है हमारा CDJ यानी कि सीमेंटोडेंटिनल जंक्शन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे डेंटिन और सीमेंटम आपस में मीट करेंगे, ठीक है। अब जो अपाइकल फोरामेन है इसको मेजर डायमीटर भी बोलते हैं, और जो अपाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको माइनर डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन में रेडियोग्राफ का क्या रोल रहता है ये देख लेते हैं। तो रेडियोग्राफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा, ठीक है। रेडियोग्राफी हमारा एक तरह से रोड मैप होता है, जो कि हमें गाइड करता है पल्प चैम्बर से लेकर के अपाइकल फोरामेन तक, ठीक है। यानी कि जो हमारी वर्किंग लेंथ है वहाँ पे हमें गाइड करता है, एक तरह से रोड मैप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब ऑपरेटर को ना रेडियोग्राफ को अच्छे से रीड करना आना चाहिए, तभी वो एक्सटेंट ऑफ डिके जो है मान लो उसको देखना आना चाहिए, ठीक है। पल्प स्टोन प्रेजेंट है या रूट कर्वेचर, कैनाल कर्वेचर, या कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह अगर प्रेजेंट है, कोई मान लो ओल्ड फिलिंग या फिर ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट या पेरिरेडिकुलर रीजन वगैरह, ये सब अच्छे से ऑपरेटर को देखने आने चाहिए, ठीक है, अप्रिशिएट करने आने चाहिए रेडियोग्राफ में, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस कैविटी की डेप्थ जो है ना वो भी हम रेडियोग्राफ से मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि ये मान लो क्लोजर सरफेस है हमारा, ठीक है, और ये नीचे CJ है, तो ये मान लो पल्प चैम्बर है, ठीक है। तो ओक्लूजल जो सरफेस है हमारा, वहाँ से लेके जो पल्प चैम्बर का रूफ है वो कितनी डेप्थ है वो भी हम रेडियोग्राफ में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एक्सेस कैविटी होगी, एक्सेस कैविटी की मेजरमेंट के लिए भी रेडियोग्राफ यूज़ हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, होता ही है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम परफोरेशन को एक तरह से अवॉइड करते हैं। अब वर्किंग लेंथ जो डिटर्मिनेशन है उसके बेस्ट मेथड कौन कौन से हैं? एक तो हमारे हो गए रेडियोग्राफिक मेथड्स, ठीक है। इसमें हमारा सबसे मेनली क्या आता है, एंगल्स या इंगल्स टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा और बहुत से मेथड है, बुक में नाम लिखे हुए, जैसे बेस्ट मेथड, ब्रैगमैन मेथड, बारमेंट्स टेक्निक, क्रॉसमैन मेथड, बीन्स मेथड, कटलर्स मेथड, एक्सरे ग्रिड मेथड, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो जनरली अगर क्वेश्चन आता है ना तो इनमें से सारे इन्यूमरेट करने को आता है, मतलब जितने भी नाम याद रहे, सारे तो नहीं ऑब्वियसली, जितने भी नाम रहे इन्यूमरेट करने को आता है, और साथ में कोई भी एंगल्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो गया रेडियोग्राफिक, दूसरा मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर है वही सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड मेथड होता है फॉर वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद होते हैं हमारे नॉन रेडियोग्राफिक मेथड्स। इसमें हमारा क्या होता है, टेक्टाइल सेंस जैसे, या फिर अपाइकल पेरिडोंटल सेंसिटिविटी के हिसाब से, या फिर पेपर पॉइंट मेथड, ये कुछ कुछ मेथड्स हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होते। और क्लिनिकली सबसे बेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स, इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर यूज़ करो, ठीक है। और साथ में इंगल्स मेथड, जो हमारी इंगल्स टेक्निक है उसको यूज़ करो, इससे हमें सबसे बेस्ट तरीके से वर्किंग लेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंगल्स टेक्निक, मैंने EPL लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक एपेक्स लोकेटर, ठीक है। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंगल्स टेक्निक। तो दोनों दोनों जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से लेक्चर को देखना उसको, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बना लेना, और एग्जाम में वो पक्का पूछते हैं, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इन दोनों में से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।